कैसे, वो आप देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि जो टॉपिक करवाने वाला हूँ वो है मेरा फॉर्म। और फॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में भी अगर मान लो मेरे को कहीं पे कुछ वैकेंसी निकली है, तो कोई टाइम होता था कि जब हम दुकानों पे और लगा देते थे, पढ़ते थे, वो फॉर्म देता था, हम फिर फिल करते थे। फिर थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ, अब तो सारा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाता है। वो हैंड रिटन फॉर्म्स का टाइम निकल गया। तो वो जो फॉर्म बन रहे हैं डेटा एंट्री करने के लिए, वो किस टेक्नोलॉजी में किस टैग से बनते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो टॉपिक का नाम हो गया मेरा फॉर्म्स, और इसको बोलते क्या, HTML फॉर्म्स। और ये बहुत टाइम से सेम चलते आ रहे हैं, इसमें इतने ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, मान लो आपको किसी की प्रोफाइल रजिस्टर करनी है, मेरे को यूज़र रजिस्टर करना है, तो हम एक फॉर्म बना के देते हैं उसको, जिसमें अपनी ईमेल आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा, सो एंड सो इन्फॉर्मेशन डालेगा। तो वो किसकी हेल्प से बन रहा है, मेरा फॉर्म की वजह से ही बन रहा है। ठीक है, इसके बाद वो बंदा क्या करेगा, लॉगिन करेगा, तो वो भी HTML फॉर्म से बने मिलेगा। चलो ये तो दो बेसिक फॉर्म है जो हमें दिखते हैं। इवन देन आप कुछ इन्फॉर्मेशन और ट्रैक करना चाहते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ मैंने कुछ जर्नल्स की वेबसाइट बनाई है। जर्नल्स इन द सेंस कि मैंने कोई एक, मेरे आर्टिकल्स हैं, वो मैं अपलोड करना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो वो पूरा एक फॉर्म देंगे, उसका ऑथर कौन है, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, अपलोड फाइल करना चाहते हो, पूरा कंटेंट ब्रीफिंग करके देना पड़ता है। अब जर्नल्स की एक वेबसाइट चल रही है हमारी, तो उसमें क्या है, वो एक जो PhD करते हुए जो पेपर पब्लिश किए जाते हैं, मतलब ही द पब्लिशर, यहीं पे है अपना डॉक्टर खुराना, तो उन्होंने बना रखा, तो उन्होंने एक परफॉर्मा दे रखा है, मतलब 5 से 10 फील्ड का परफॉर्मा दे रखा है, जहाँ वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अपनी फिल करता है, रिसर्च बेसिस ऑन ब्ला ब्ला। तो वो सारा हमने किसके साथ बनाया, फॉर्म के साथ बनाया। ठीक है, तो फॉर्म जो है एक काफ़ी मेच्योर रोल प्ले करता है कि अगर किसी को डेटा एंट्री करवानी है तो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज बना लेता हूँ यहाँ पे 9.html, ये हो गया मेरा। और इसको मैं अभी देखो मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी और नहीं है कि मैं उसको सेट कैसे करूँ, लेफ्ट में राइट में अभी नहीं है, तो हम टेबल का यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं बॉर्डर ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ इसकी, और विड्थ मैं कितनी दे देता हूँ इसको, अप्रॉक्सीमेट 80% दे देते हैं। जितनी चीज़ें हमें अभी तक पता हैं वो तो लगाएं। डेवलपमेंट का रूल ही यही है कि जितना आपको आता है सफिशेंटली वो तो आप करो पहले, मतलब कुछ तो बने, कुछ तो नज़र आए। तो ये मेरा एक टेबल बन गया। अब इन बिटवीन मैंने TR टैग दे दिया, एक TD टैग दे दिया। अब TD टैग जो है मेरा, लेफ्ट साइड में मेरे को क्या चाहिए था, एक यूज़र नेम दिखाना है किसी का, और राइट साइड में मेरे को क्या दिखाना है, एक एंट्री फॉर्म दिखाना। तो इसके लिए क्या लगता है, इनपुट टैग लगता है इस तरीके से। इनपुट जिसका टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द वैल्यूज, और ये फिक्स होती हैं इंटरनली, कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते कि मैंने TXT लिख दिया, नहीं लगाने देगा ये, मतलब ये उठा तो लेगा डिफॉल्ट वाला, बट गलत तो गलत ही रहेगा इसमें। तो अगर मैं इतना ही फॉर्म अगर रन करके देखूं, तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट मेरे को दिखा देगा। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो डेटा एंट्री तो इसने मेरे को दे दी है। मैं मान लो यूजर नेम डाल के बटन पे क्लिक करना चाहता हूँ, वो किसी सर्वर के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने अगेन क्या लगाया, एक TT टैग लगा लिया, और इनपुट टैग मैंने अगेन लगा लिया यहाँ पे। लेकिन अब इसका टाइप क्या दे दिया मैंने, सबमिट,
जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रजिस्टर मी या रजिस्टर योरसेल्फ, कुछ भी दे दो आप यहाँ पे। मैंने कर दिया सेव। अब ये यहाँ तक थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लुक ही नहीं ठीक लग रहा, तो सो दैट्स वाई अभी जो कंसेप्ट किया था उन्हें मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक आ गया। सेंटर में करना है तो सेंटर अलाइन कर दिया। ये चीज़ें हमारी बीच में बन गई। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ और मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई सर्वर नहीं है, लेकिन सबमिट तो होना चाहिए ना कहीं ना कहीं। लेकिन अभी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही। सबमिट तो हो कहीं ना कहीं, सर्वर नहीं मिलेगा तो मना कर देगा। इनिशिएटिव तो ले। तो जब भी आप फॉर्म बनाते हो, कोई भी फॉर्म बनाते हो, तो आपको इनपुट टैग लगाने पड़ते हैं, इनपुट का टाइप बताना पड़ता है। लेकिन ये तब तक काम नहीं करते जब तक आप एक फॉर्म टैग यूज नहीं करते हो। तो ये सारा कंटेंट आपको किसके अंदर रखना पड़ता है, फॉर्म टैग के अंदर यूज करना पड़ता है। एक्शन क्या हो गया यहाँ पे, कह रहा एक्शन इज द लिंक। किसका लिंक, मेरे सर्वर का लिंक, जहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट को स्टोर किया हुआ है। वो मेरी PHP में बन रही है वेबसाइट, तो PHP की कोई फाइल होगी जिसकी वजह से डेटा सेव हो रहा है कोडिंग की हेल्प से, उसका रेफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। वो क्या पोस्ट एंड ऑल दैट हो सकता है यहाँ पे। अब मैं यहाँ नेम लिखूँ अगर, और अब क्लिक करके देखो तो ध्यान रखना यहाँ पे ये सबमिट होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा नजर आ गया, जबकि होना क्या चाहिए था कि ये जो मैंने डिटेल डाल ली है ये कहीं ना कहीं मेरे को दिखनी चाहिए, यहाँ कहीं पे दिखनी चाहिए थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड यूज करता हूँ जिसका नाम दे दिया मैंने गेट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2 बेसिक मेथड होते हैं, जिस एक को बोलते हैं गेट, एक को बोलते हैं पोस्ट। गेट आपकी इंफॉर्मेशन को सर्वर तक लेके जाता है वाया URL, और अगर आप यहाँ पोस्ट लगाते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से सर्वर के पास जाती है वाया HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा जब आप फॉर्म लगाते हैं तो इनपुट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम क्या है, नेम। और मैंने इस नेम का, इसका नाम क्या दे दिया, text1 दे दिया। इस बटन का नाम क्या दे दूं मैं, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब बटन पे क्लिक करें, यहां देखो जरा, क्वेश्चन मार्क के आगे क्या आ गया, text1। text1 इज व्हाट, text1 इज द नेम ऑफ योर इनपुट। आगे क्या आ रहा है, BTN। BTN इज द नेम ऑफ सबमिट बटन। और आगे क्या लिखा नजर आ रहा है उसके, रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर योरसेल्फ इज द वैल्यू ऑफ बटन। संदीप, संदीप इज द नेम, इसकी वैल्यू है ये। तो यहां से अभी क्या समझ में आया, वेबसाइट का जो लॉगिन पेज करते हैं मतलब बनाते हैं वो सिस्टम नहीं, सिस्टम तो वो है मान, बट एक्चुअल में इस आर्किटेक्चर से हमें क्या पता चला, अगर मैं यहां से ये नेम हटा दूं, फॉर्म हटा दूं, ये फॉर्म हटा दूं, तो कुछ नहीं हो रहा। यानी इसका मतलब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म टैग के साथ काम करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, जब फॉर्म लगाते हैं तो ये नेम नाम के एट्रीब्यूट काम करते हैं, अदरवाइज ये भी काम नहीं करते। और ये है क्या, एक तरीके से वेरिएबल है ये, विच कंटेन, विच स्टोर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, विच कहाँ से, विच ये इनपुट टैग से जो इंफॉर्मेशन गेट कर रहा है ना,
वो text1 नाम का एक वेरिएबल बना लेगा और उस वेरिएबल में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देगा, और वो स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को कहाँ से लेके जाएगा, गेट मतलब वाया यूआरएल। लेकिन अगर आप यहाँ पे पोस्ट लगा दो, अगर मैं यहाँ पोस्ट लगा दूं, ये मैंने लगा दिया पोस्ट, अब मैंने सबमिट कर दी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं आई तो गई कहाँ, और पेज भी गायब हो गई है अपने आप ही। यानी इसने सर्वर के पास जाने की कोशिश की, सर्वर इसको मिला नहीं, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन कहाँ गई, ये इंफॉर्मेशन कहाँ गई, एक प्रोटोकॉल के पास गई है। आपके सिस्टम में, आपके सर्वर के पास HTTP नाम के कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, वो ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोटोकॉल में जाके सेव होगी। कब तक सेव रहेगी, बस वन टाइम ही सेव रहेगी, जब आप रिफ्रेश करोगे तो वो पुरानी इंफॉर्मेशन को वैनिश कर देगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दोनों में से बेस्ट कौन सा है? गेट वाला बेस्ट होता है। गेट वाला सबको बेस्ट ही लगता है, लेकिन बेस्ट कौन सा है? पोस्ट। अब गेट वाला बेस्ट क्यों नहीं है? सारी इंफॉर्मेशन आपको यूआरएल में दिख रही है, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, आपका टोकन, सबको तो ऊपर दिख रहा है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। चलो मैंने कहा कि मैंने उसको ना एनक्रिप्ट करके डाल दिया, 1 2 3 को मैंने एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके डाल दिया वहाँ पे। अब दूसरा है तो ये भी एक तरीके का इनपुट बॉक्स ही है, इसके अंदर जो कंटेंट डाला जाता है वो लिमिटेड है, इसके अंदर जो टाइपिंग की जा रही है वो लिमिटेड है। मे बी 200 करैक्टर आ जाएंगे, मे बी 255 करैक्टर आ जाएंगे, मे बी 300 करैक्टर आ जाएंगे, इट डिपेंड ऑन ब्राउजर टू ब्राउजर, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, अगर मैंने इमेज अपलोड की है तो इमेज यूआरएल से अपलोड नहीं होती, नाम तो चला गया उसका, बट मेरे को तो पूरी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है ना, तो ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। अदर हैंड पोस्ट, पोस्ट की इंफॉर्मेशन जा रही है प्रोटोकॉल के पास, अनलिमिटेड डेटा डाल सकते हो, मल्टी पार्ट में इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, मल्टी पार्ट इन द सेंस आप टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो एज वेल एज उसके साथ कोई फोटो, इमेज, लाइक कोई फाइल, PDF एंड ऑल दैट, ये भी डाल सकते हो। समझ में आ रही है बात ये वाली? तो ये सारा का सारा इससे मेंटेन किया जा सकता है, गेट एंड पोस्ट। अगर आपसे कोई बेसिकली पूछता है गेट एंड पोस्ट, तो ये हो सकता है। गेट कहाँ यूज होता है ज़्यादातर? मैंने गूगल ओपन कर लिया यहाँ पे, जब मैंने गूगल ओपन कर लिया यहाँ पे और मैंने लेट्स सपोज सर्च किया PHP, व्हाट इज PHP, और मैंने एंटर लगाया तो ये डेटा सर्च हो गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ बताओ गेट यूज हुआ कि पोस्ट यूज हुआ? गेट यूज हुआ। यहाँ देखो ध्यान से, सर्च इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो क्यू है यहाँ पे, दिस इज द क्यूरी, ये उस फॉर्म के अंदर नेम होगा, और उसके अंदर आप देखो जरा, व्हाट इज PHP, वाया यूआरएल जा रहा है, क्योंकि गूगल जो है ना वो आप ही के रिसोर्सेज को यूज करता है, आपकी ही कंप्यूटर की कैशे को यूज करता है। अब आपने एक बार सर्च कर ली है ये वाली, तो इसने क्या किया, ये वाली सर्च आपके ब्राउजर में किसी ना किसी पर्टिकुलर मेमोरी में जाके रख दी है। दोबारा जब सर्च करोगे ना तो वो क्या करेगा, ये इसको दोबारा रिसर्च नहीं करेगा, वो आपकी उसी कैशे में से ये इंफॉर्मेशन निकाल के दोबारा दे देगा, तभी ये डेटा जल्दी सर्च कर जाता है। ये देखो कितने रिकॉर्ड सर्च करके दिए हैं। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाली जब इन्होंने गूगल डेवलप हुआ था ना, इन्होंने सर्च इंजन बना दिया तो लोग शिकायत करते थे मेरा स्लो है। एक दिन इसके CEO ने, अब मुझे नहीं पता कौन था उस वक्त, उसने खुद सर्च करके देखा तो उसको बहुत टाइम लगा, तो उसने उसी वक्त इसको बंद किया और अपनी टीम बुलाई, कह रहा कि ये भी ऐसा है, इम्प्रोवाइज करना है इसको। तब इसका एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया गया था कि बेस्ट एल्गोरिदम माना जाता है इसका, जो नैनो सेकेंड में ही काफ़ी इंफॉर्मेशन सर्च करता है।
और इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ लिंक और कंटेंट मेंटेन करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट डाला हुआ है। डिटेल इसकी थोड़ी नहीं है, डिटेल तो किसी थर्ड पार्टी की है सारी की सारी। तो गेट यूज कर रहा है ये। अगर मैं गूगल की सर्च जैसा अपनी वेबसाइट में लगाना चाहता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ कि मैं वहाँ पे कंटेंट डालूँ, बटन पे क्लिक करूँ, वो गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाए जो कंटेंट सर्च कर रहा हूँ, तो कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो पता ना कि इसको यूज़ करता है वो। तो छोटी सी स्क्रिप्ट लगती है जावास्क्रिप्ट की, जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट पे ही बंदा लिखेगा, गूगल का कंटेंट सर्च होके आ जाएगा। छोटा सा ही लगता है सिर्फ, या रिडायरेक्ट कर देगा, जा तो मेरे थ्रू रहा ना। तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। गूगल अलाउ करता है ये? हाँ, गूगल गूगल अलाउ करता है। गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा तो गूगल का ही आ रहा है, तो गूगल अलाउ करता है। छोटी खुद स्क्रिप्ट दे रखी है उन्होंने, तो गूगल अलाउ करता है, गूगल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। छोटी स्क्रिप्ट लगा के वो अपना डेटा सर्च करवा देता है। मतलब मान लो ये मेरी वेबसाइट है, मैंने यहाँ दे दिया सर्च विद गूगल, तो सर्च किया, क्लिक किया, तो गूगल की इंफॉर्मेशन दिखा देगा यहाँ पर। तो उसको क्या दिक्कत है, इंटरनली तो गूगल ने ही काम किया ना वहाँ पर, नाम भी गूगल का आया, लोगो भी गूगल का ही है। तो हमने भी किसी को झूठ थोड़ा ना बोला, मैं तो कह रहा हूँ सर्च विद गूगल, तो किया जा सकता है ऐसे। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे। सो सिंपल अगर बात करें अगर हम यहाँ पे, तो दिस इज द सिंपली इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, एक मिनट से बात करूँगा थोड़ी। ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो इनपुट टेक्स्ट क्लियर हो गया पॉइंट। नाउ एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ रही है यहाँ पे। जब मैं कोई टाइप कर रहा हूँ ना, तो अभी जो रिसेंटली मैंने टाइप किया था वो भी आ रहा है बीच में, नहीं आना चाहिए। क्यों आ रहा है ये? एक्चुअली मैंने इसको अलाउ नहीं किया डाल, ये ब्राउजर से आ रहा है, ब्राउजर की कैशे या हिस्ट्री में से आ रहा है। तो इन मीनवाइल यहाँ पे ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर देना है। बस अब ये इंफॉर्मेशन वहां से नहीं लेगा। डन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो इनपुट टैग जिसका टाइप टेक्स्ट होता है, मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दे सकता हूँ। प्लेस होल्डर जो है एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर कुछ लिखा जाएगा, एंटर योर यूजर नेम। तो ये ऐसा एक वाटरमार्क दे देगा। ये HTML5 की देन है वैसे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कुछ, ये क्लियर हो जाएगा, डिलीट करूँगा तो वापस आ जाएगा। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट हो गए इसमें? टाइप, नेम, ऑटो कंप्लीट, प्लेस होल्डर, और एक और होता है जिसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, दैट इज द आईडी। ये यूनिक होना चाहिए, ये मैचिंग नहीं होना चाहिए। जो इसका दिया है नेम वो दूसरे वाले का नेम नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी यूनिक। बट इट इनपुट टाइप क्लियर हो गया। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप। लेकिन इसकी जगह पे आज की डेट में रिकमेंडेशन दी जाती है कि भाई आप कंफ्यूज ना हो, यू शुड यूज बटन। बटन यूज करो, सबमिट का काम कर रही है बाय डिफॉल्ट। अब इसमें इसमें तो एक वैल्यू दी जा रही है, इसमें वैल्यू भी दी जा सकती है और डिस्प्ले नेम भी दिया जा सकता है। तो इसकी रिकमेंडेशन है। और एक चीज़ और लगाई जाती है, अगर मैं यहाँ पे रीसेट लगा दूँ, नेम यूनिक होने चाहिए, ये नेम मैं इसका हटा ही रहा हूँ। तो ये क्या कर सकता है, अगर मैं यहाँ फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं अगर क्लियर करूँ तो ये सारा फॉर्म क्लियर कर देगा। रीसेट फॉर्म यू कैन से, ठीक है ना, ये कर सकता है ये। तो इनपुट टैग का ही पार्ट है ये भी। इनपुट टैग ये थोड़ा अलग हुआ यहाँ पे।
अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं अगर एक एट्रीब्यूट और दे दूँ यहाँ पे, वो दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड लिख दिया मैंने, सिंपल रिक्वायर्ड ही लिख दिया यहाँ पे, तो अब यह रिक्वायर्ड है, इट्स अ जर्नल वैलिडेशन। अगर आपको वैलिडेशन नहीं लगानी आती तो एटलीस्ट ये तो लगा ही दो ना कि प्लीज एंटर समथिंग, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, रिक्वायर्ड। ये कहाँ पे आपने जो पहली आईडी लिखी थी? कहीं पे भी लिख दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको कुछ बंदे ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख दो, इसका भी मतलब सेम ही है। तो रिक्वायर्ड लिख दो, फिनिश। आफ्टर इट रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे एक वैल्यू होनी चाहिए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया संदीप, तो ये वैल्यू रीड ओनली है, यू कांट चेंज दिस वैल्यू। इसमें कुछ लिखेंगे सर तो ये लिखी नहीं, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है हमेशा। ठीक है, अब आप इसका फ़ायदा क्या हुआ रीड ओनली का, जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यू भी सबमिट होगी। यहाँ से पता नहीं चल पाएगा, मैं यहाँ पे कैटी कर देता हूँ, ये वैल्यू भी सबमिट होएगी, ये देखो। तभी तो मैंने लिखी है यहाँ पे, लेकिन एक आता है रीड ओनली की जगह डिसेबल्ड, एक आता है डिसेबल। डिसेबल वैल्यू जो है वो सबमिट नहीं होती। कईयों के माइंड में ये रहता है सेम सेम ही तो है, ये भी नहीं चेंज करने दे रहा, वो भी नहीं चेंज करने दे रहा, बट रीड ओनली वैल्यू जो है इट कैन नॉट बी चेंज, और ये सबमिट भी होती है। डिसेबल्ड वैल्यू, रीड ओनली तो है ही है, मान गए हैं, दिख रही है, बट ये डिसेबल है। डिसेबल मतलब इट इज नॉट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर फॉर्म, ये आप दिख तो रही है बट ये फॉर्म का पार्ट नहीं है, ये सबमिट नहीं होगी। पॉइंट क्लियर हो गई वाले जी? चलो, इतना अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो हमारा आगे का काम इजी हो सकता है। मैं यहाँ पे ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे अगेन पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे ये बाकी के डिलीट कर देता हूँ। नेम मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, पासवर्ड दे दिया। मैं क्या क्या नहीं दे रहा हूँ, मैं टाइप दिया, मैंने ऑटो कंप्लीट नहीं दिया, ये चीज़ें सारी कॉमन है इसमें, सो मैंने नहीं दिया, बहुत लंबा हो जाता है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि पासवर्ड जो है वो यहाँ पे डॉट डॉट के फॉर्मेट में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया ना यहाँ पे। और अगर मैं रिक्वायर्ड दे दूँ यहाँ पे, तो ये मस्ट भी फिल करना पड़ेगा, फिल आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो ये फिल करना पड़ेगा, अगर सिक्योरिटी जनरेटेड पासवर्ड है ना, करना पड़ेगा यहाँ पे। सेम एज इट इज अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, ये जो पासवर्ड हमने दिया है वहाँ पे जब लिख रहे थे कुछ तो ये डॉट डॉट लिखा हुआ है, ये कैसे? ये ब्राउज़र की वजह से आ रहा है, ठीक है ना, ये ब्राउज़र की वजह से आ रहा है, हमने कुछ नहीं किया इसमें। यहाँ पे ईमेल आईडी दे दूँ अगर मैं, तो इट शुड बी ईमेल। ईमेल मतलब यहाँ पे आपकी जो ईमेल है वो ईमेल के फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये दे दिया और यहाँ पे मैंने बला बला लिख दिया, तो कह रहा कि यार ईमेल के फॉर्मेट में होनी चाहिए, @.com और समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है ना। जस्ट इस टाइप ईमेल से, इसी को मैं कॉपी करके फिर से फिर पेस्ट कर दूं, तो ये भी फॉर्म का ही पार्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, और क्या बचा, डेट, तो डेट के लिए क्या आ गया, डेट, इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसी के साथ एक और बनाया लगा देता हूँ यहाँ पे, एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइम। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक में कैलेंडर ओपन हो रहा है, एक में टाइम ओपन हो रहा है। अब ये जो है ना, ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी भी करते हैं, ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी इन द सेंस ये डिफरेंट ब्राउज़र के अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा लुक चेंज कर लेते हैं। देखो इस ब्राउज़र पे आएंगे तो अपना लुक चेंज कर लेंगे,
हो गया ना, यहाँ ऐसे दिखा रहा, वहाँ नहीं दिखा रहा था। डेट की कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, टाइम की भी पड़ ही सकती है। मान लो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेनी है तो 2 बजे की दे दो, 3 बजे की दे दो। ये जो वेबसाइट है मैट्रिमनी वगैरह की, वहाँ भी डेट का फील्ड आता है। ये जो कुंडली मैचिंग एंड ऑल दैट की वेबसाइट है, वहाँ तो रहता ही डेट और टाइम की तो रिक्वायरमेंट है ही है। ठीक है ना, तो ऐसा ये है। मतलब सर ऐसे चलेगा, पहले फॉर्म लगाएंगे, उसके अंदर टेबल बनेगी और फिर ये एट्रीब्यूट। जरूरी नहीं कि टेबल बनेगा, आगे चल के हम CSS से डिव पैराग्राफ भी लगा सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हमारे पास टेबल ही अवेलेबल था तो यही यूज़ करना पड़ेगा, मजबूरी है अभी तो। आगे चल के डिफरेंट बना के देख सकते हैं किसी और में, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं किसके मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ आपको। ये इनपुट, सारे इनपुट ही हैं, जी। सिर्फ टाइप चेंज हो रहा है यहाँ पे। पॉइंट क्लियर हो गया इतना जी? चलो ठीक है, आगे थोड़ा सा और बढ़े इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे इसी को ही कॉपी पेस्ट कर दूँ तो यहाँ पे बात करते हैं, कह रहे हैं कि भाई जब आप वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे आपको जेंडर भी तो बताना पड़ेगा किसी का। तो जेंडर के लिए यहाँ पे जो आता है दैट इज द रेडियो बटन। वैल्यू मेल, डिस्प्ले नेम वो बाहर भी देना पड़ेगा। पर दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन सर वहाँ अंदर तो हमने दोनों में मेल ही लिखा है। कहाँ? वही तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली वैल्यू, हाँ जी। ये डिस्प्ले वैल्यू है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अगर तो मैं बला बला भी लिख दूंगा ना, जी। लेकिन जो फॉर्म के पास सबमिट हो रही है वो ये हो रही है। यहाँ आपने गलत लिखी तो गलत सेव होगी, ये फॉर्म के पास सेव हो रही है और डेटाबेस में जाती है वैल्यू, वो ये जाती है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। उसका सोल्यूशन क्या है कि भाई दोनों में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे तो मैंने क्या दे दिया, यहाँ नेम एट्रीब्यूट देना जरूरी है, यानी कि इन दोनों के ग्रुप जो है वो सेम होने चाहिए। मैंने इसको भी नेम जेंडर दे दिया यहाँ पे, और इसको भी क्या दे दिया, नेम जेंडर दे दिया यहाँ पे। अब दोनों में से एक सिलेक्ट होना शुरू हो गया, बट प्रॉब्लम फिर आ रही है। अब पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जाके ही क्लिक करना पड़ेगा तब सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ भी होना चाहिए तो मेल पे क्लिक करूँ, मेल सेलेक्ट हो जाए। तो कह रहा है इसके लिए क्या करोगे, तो कह रहा है इसका एक सोल्यूशन ये है कि ये जो डिस्प्ले वाली वैल्यू है ना, इसको यहाँ से हटा के किसके अंदर रखो, लेबल के अंदर रखो। ये जो फीमेल है यहाँ पे, इसको लेबल के अंदर रखो। रख दिया लेबल के अंदर। इसको दे दो एक आईडी, इसको आईडी दे दो, मान लो मैं G1 दे देता हूँ। इसको कौन सी आईडी दे दूँ मैं, इसको G2 दे देता हूँ। अब ये जो आईडी दी है ये फॉर के साथ शेयर कर देनी है। यहाँ पे G1, यहाँ पे G2। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी आईडी है इसके साथ शेयर करने से मतलब हो गया कि इन दोनों की ग्रुपिंग हो गई है। व्हेन वी क्लिक ऑन मेल, ये मेल सेलेक्ट कर लेगा। व्हेन वी क्लिक ऑन फीमेल, ये फीमेल सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, वैसे तो ये जितने आपको मैंने बता रखे हैं ईमेल, ये सारे किसके अंदर आने चाहिए, लेबल के अंदर ही आने चाहिए। अगर मैं लेबल लगाता हूँ तो इस इनपुट की आईडी फॉर के साथ शेयर कर दूँ ताकि इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाए। लेकिन यहाँ कोई क्लिक नहीं करना था या जो भी है, इसलिए हमने नहीं लगाया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें या जो भी है, अगर इस पर क्लिक, देखो ठीक चल रहा है पूरा प्रॉपर। अगर आप इस पर क्लिक भी करते हैं, डबल क्लिक भी कर देते हैं, तब भी सिलेक्ट हो रहा है। तो फिलहाल फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको जो लेबलिंग करते हैं वो ज़्यादातर हम लेबल के अंदर ही करते हैं, कैप्शंस देते हैं जो हम ज़्यादातर। तो जेंडर यानी रेडियो बटन का कहाँ यूज़ कर सकते हो आप सोच सकते हो। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, वहाँ से आपको एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है। जैसे पेमेंट गेटवे हो गया, 4 ऑप्शन होगी, 5 ऑप्शन होगी। बट जहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है बट बहुत ज़्यादा है, 100 है, तो 100 में ये तो नहीं बना सकता ना, वो तो फिर अच्छा लगेगा भी नहीं, आप खुद ही बोल दोगे। तो
तो इन दैट कंडीशन आपके पास अल्टरनेट क्या होना चाहिए कि भाई आप एक काम करो, यहाँ पे एक टी आर टैग लगाओ, आप एक टी डी टैग लगाओ, और जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, और एक टी डी टैग के अंदर इन दैट कंडीशन ऑफ सेलेक्ट टैग लगेगा। देखो इसने अपने आप ही नेम और आईडी दी है, मैं फिल करूँ या ना करूँ वो मेरी मर्जी है, मैं फ़िलहाल के लिए हटा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इसका कंसेप्ट आपको पता चल गया है। सेलेक्ट टैग के चाइल्ड में एक और आना चाहिए जिसको बोलते हैं ऑप्शन। पहली ऑप्शन क्या रहनी चाहिए? दूसरी ऑप्शन क्या रहनी चाहिए? तीसरी क्या रहना चाहिए? ये आप पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं पहली इंफॉर्मेशन डाल देता हूं यहाँ पे, इट शुड बी हरियाणा, इट शुड बी पंजाब। अब सबमिट कौन सी होती है? ये वैल्यू होती है। तो हरियाणा, पीपी फॉर पंजाब, इसको मैंने ब्लैंक ही रख दिया क्योंकि प्लीज सिलेक्ट नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे कि अगर मैं सबमिट करूँगा ना तो प्लीज सिलेक्ट भी सर्वर के पास चला जाएगा, नहीं जाना चाहिए, सिलेक्ट ही नहीं होना चाहिए। तो इन द कंडीशन इसको क्या कर दो? डिसेबल। क्लिक ही नहीं होगा, जाएगा कहाँ से? और अगर आपने सिलेक्ट करके सबमिट भी कर दिया तो मैंने क्या बोला कि डिसेबल्ड वैल्यू सर्वर के पास नहीं जाती, वहां पे वैलिडेट कर लेंगे कोई कंडीशन लगा के, ठीक है। और इसके आगे क्या लगा देना है आपने? सिलेक्टेड। सिलेक्टेड क्यों लगाया? हमेशा जब भी वेबसाइट रिफ्रेश हो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए पहले। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट बन गई, हरियाणा सिलेक्ट हो, जब भी कोई वेबसाइट बनाए हरियाणा तो पहले सिलेक्ट हो, तो हरियाणा के आगे सिलेक्टेड लगा सकते हैं। तो ये कब लगाते हैं? जब ऑप्शन ज़्यादा हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक दो ऑप्शन है तब तो रेडियो बटन सफिशिएंट है, लेकिन आज की डेट में तो रेडियो बटन भी इसी जो जेंडर वेंडर जो है वो भी इसी के अंदर ही डाल देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती फिर इसमें। ठीक हो गई ये वाले जी? अच्छा, अगर अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है और आपको मल्टीपल ऑप्शन ही सिलेक्ट करनी है, तो अगेन मैंने टी आर लगाया, टी डी टैग लगाया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया, क्या लगाऊं, इन्फॉर्म मी वाया, और यहाँ लगा दिया टी डी मैंने, और यहाँ लगा दिया मैंने इनपुट, और यहाँ लगा दिया मैंने चेक बॉक्स। और इस चेक बॉक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बैंक मेरे को कह रहा है कि मैं आपकी, मेरे से परमिशन मांग रहा है कि मेरे को अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन भेज रही है तो मैं कैसे भेजूँ? वाया एसएमएस, वैसे ये किस में होना चाहिए था? लेबल में होना चाहिए था। मैं दोबारा नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि दोबारा लगाऊंगा बात तो वही हो जाएगी, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। वाया इंफॉर्मेशन कैसे देना चाहते हैं? फ़ोन से। वाया किससे देना चाहते हैं? पोस्टल सर्विस, बाय ईमेल। तो यहाँ मैंने लिख दिया ईमेल, यहाँ लिख दिया मैंने पोस्टल सर्विसेज, यहाँ मैंने लिख दिया फ़ोन, एसएमएस, ब्ला ब्ला लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आप यह देख सकते हो कि मैं ये सारी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कोई सारे सिलेक्ट कर लो मेरी तरफ से, तो चार्जेस उतने लगेंगे। इसमें क्या क्या होना चाहिए? नेम, आईडी, ये तो होने चाहिए, जो कि हमने नहीं लगाए क्योंकि ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। लेकिन मल्टीपल ऑप्शन तो सिलेक्ट करनी है, लेकिन ऑप्शन है 100। अब 100 चेकबॉक्स ना लगाने बैठेंगे हम, मेरी तो आधी वेबसाइट भर जाएगी, इतनी सारी हो जाएगी। तो इन द कंडीशन ये हमें सजेशन देता है कि आप ना क्या करो, मैंने स्किल्स लिख लिया लेटर सपोज यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट टैग ही लिख दिया। अब इस सिलेक्ट टैग के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आप डाल दो, जैसे मुझे सी आती है, दो चार डाल देते हैं, मुझे CPP आती है,
और तो CPP लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे। मुझे PHP आती है तो मैंने PHP भी लिख दिया यहाँ पे। अब एक बंदा बैठा है, उसे सारी आती हैं अगर, तो सारी सेलेक्ट करेगा कि नहीं? लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ तो कह रहा भैया एक इंफॉर्मेशन ले लो आप, तो कह रहा नहीं। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर सिर्फ लिख देना है मल्टीपल। तो मल्टीपल जैसे लिखा तो ये मल्टीपल सेलेक्ट करने की परमिशन दे देगा। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल, चाहे सारी कर लो। अगर सर हम कंट्रोल बटन नहीं दबाएंगे तो नहीं, फिर सिंगल होगा। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा साइज दे दो, यहाँ पे 10 से कर दो। कह रहा कि एटलीस्ट 10 वैल्यू तो दिखे यहाँ पे, पर 10 होनी पे तो चाहिए। बाकी बंदे को पता कैसे चलेगा कंट्रोल प्रेस करना है कि नहीं करना? भाई देखो, आप ही को हेल्प करनी पड़ेगी उसकी, ये अपनी हेल्प खुद नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करो, एक पैराग्राफ टैग के अंदर लिख दो प्रेस CTRL बटन फॉर सेलेक्ट मल्टीपल स्किल्स। तो ऐसे लिख के तो आपको ही हेल्प करनी पड़ेगी ना। लेकिन ये है कि मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट की जा सकती हैं और बहुत कम स्पेस भी आपके पास, आपने कंटेंट मेंटेन कर रखा। तो आपके पास कितने हो गए? इनपुट टैग बहुत सारे पड़े हुए हैं आपके पास। इनपुट टैग्स अवेलेबल है, इनपुट चेक बॉक्स अवेलेबल है, रेडियो बटन अवेलेबल है, सेलेक्ट टैग अवेलेबल है। इसके अंदर मल्टीपल लगा लो आप, चाहे इसमें इनपुट के साथ डेट भी लगाया हमने, इनपुट के साथ टाइम भी लगाया मैंने। अब कह रहा कि ये चीज़ें तो हो गई, डेटा इंफॉर्मेशन तो हो गई, बट आई वांट टू अपलोड लाइक पिक्चर, लाइक फाइल, ये अपलोड करना चाहता हूँ। कह रहा कि अब क्या करूँ मैं? तो कह रहा इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे? इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल इनपुट टैग ही है, बट आपको इनपुट टैग के अंदर सिर्फ यहाँ पे फाइल लिखना है। सर्वर पे जाना है तो फाइल भी देना पड़ेगा। तो ये बिना कहे आपको एक यहाँ पे, आपने ऐसा कभी ना कभी यूज़ भी किया होगा, ठीक है ना? इससे तो वास्ता पड़ा ही होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी में सिलेक्ट कर रहा है? ये एक ही में सिलेक्ट कर रहा है या एक ही PDF सेलेक्ट कर रहा है। बट अगर आपको लगता है कि मल्टीपल सेलेक्ट कर ले तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? मल्टीपल लगाना पड़ेगा। और मल्टीपल लगा दिया अगर मैंने यहाँ पे, तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये मैं सारी सेलेक्ट करके अपलोड कर सकता हूँ। मेरे को 6 फाइल सिलेक्टेड एंड ऑल है। इंटरनली वो इसका एरे बना लेगा, पोजीशन बाय पोजीशन। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला जी? अच्छा, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें जो अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ना ऑल लिखा नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना सिर्फ इमेजेस वाला आ जाए कि भाई आप PNG सेलेक्ट कर सकते हो, JPG सेलेक्ट कर रहे हो, ऑल नहीं आना चाहिए। तो इन दैट कंडीशन आपको फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट इमेजेस /JPEG। सो JPEG यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा अभी। यहाँ पे नहीं आ रहा। इमेज स्टार कर दूँ अगर मैं पहले नंबर पे, तो ये सिर्फ इमेजेस ही सिलेक्ट करेगा। एक मिनट, ये गड़बड़ क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एक्सेप्ट की स्पेलिंग भी ठीक है। इमेजेस /स्टार। से इमेज होगा शायद, फिर इमेज लगा के देख लेते हैं। इमेज /स्टार। अब इस लिस्ट में सिर्फ इमेजेस ही हैं, ठीक हो गया ना? यानी अगर मैं स्टार की जगह पे, स्टार मीन्स ऑल होता है, अगर मैं इसकी जगह पे JPG कर दूँ तो चेक कर लेते हैं ये JPG करेगा यहाँ के, नहीं करेगा, नहीं कर रहा यहाँ पे। JPG नहीं किया इसने, JPEG करके देख लें यहाँ पर। तो JPEG
गिफ हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करनी होती पीडीएफ, तो यहाँ आएगा एप्लीकेशन पीडीएफ। ऐसा नहीं है कि और सेलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लिक तो किया ही जा सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिखाएगा वो। तो आपके पास ये भी अवेलेबल है, ये भी इनपुट का ही पार्ट है। लेकिन अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल लाइंस का कंटेंट लिखना है, इनपुट टैग में मल्टीपल लाइन नहीं लिखी जा सकती, सिंगल लाइन लिखी जा सकती है सिर्फ। तो अगर आपको मल्टीपल लाइन का कंटेंट लिखना है, यानी कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे राइट अबाउट योर सेल्फ, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, इन द कंडीशन लगता है फिर टेक्स्ट एरिया, ठीक है। आईडी देना चाहते हो आईडी दे दो, नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, ये कुछ इस तरीके से आपको। तो कॉलम जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा हो सकता है, जितना बढ़ाओगे, जैसे लेट्स सपोज मैंने 100 कर दिया तो 100 हो गए यहाँ पे, तो ऐसा किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट फॉर्म नाम का टैग है, ये पूरा टैग मैंने बताया आपको। वैसे इसके साथ कई बार जब हम इस तरीके का कोई लिखते हैं कंटेंट, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ब्यूटीफाई सा करने के लिए इसके ऊपर फील्ड सेट लगा दिया। फील्ड सेट के अंदर क्या लगा दिया, लेजेंड लगा दिया। लेजेंड के अंदर लिखा दिया प्लीज़ फिल योर इंफॉर्मेशन। तो ये कैसा दिख जाएगा, ऐसा दिख जाएगा। और ये जो फॉर्म बनाया है मैंने, ये वाला, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कट करके इसके नीचे अगर मैं डाल दूँ तो ये ऐसा एक बॉर्डर सा बता देता है, देखो जरा, प्लीज़ फिल योर, ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्म है आपका, फॉर्म कंप्लीट है यहाँ पे वैसे। लेकिन अगर बात करें तो HTML5 ने भी बहुत सारे बता रखे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो चाहिए ही चाहिए हमें, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहिए। जैसे इसमें आता है एक डेटा लिस्ट, ये देखो जरा, डेटा लिस्ट टैग है, ये HTML5 के टैग है। ये हमें ज़रूरत पड़े ना पड़े, लेकिन ये बेनिफिट बहुत है इसका। जैसे कि मैं इसी को ही कॉपी कर लूँ अगर, और यहाँ पे कहीं पेस्ट कर लूँ, कहाँ पेस्ट कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, TR टैग के अंदर एक TD, दूसरा TD भी लगा लेता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले तो आउटपुट देखो क्या है। अब जैसे कोई टाइप करोगे ना B, ये देखो वो सारी इंफॉर्मेशन ले आया जिसमें R है, वो सारी इंफॉर्मेशन ले आया जिसमें C है। डेटा लिस्ट बना लिया, डेटा लिस्ट में ऑप्शन डाल दिया, सेलेक्ट टाइम बनता था, जैसे सेलेक्ट की जगह क्या आ गया, डेटा लिस्ट। इसको एक आईडी दे दी ब्राउज़र, और ये ब्राउज़र नाम की आईडी किसको दे दी, इनपुट टैग में लिस्ट को दे दी। अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो गया। ये इंफॉर्मेशन, ये इनपुट कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा। ऐसे और छोटे छोटे बहुत सारे मिलते रहते हैं फिर हमें। यही थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो इसलिए इसको मैंने आपको बताया। बाकी तो और भी हैं, DD, TL, या देखो जैसे, ये तो बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, इनका फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गई। तो इसके बेस पे आप कर क्या सकते हैं, अब इसको मैं थोड़ा सा एक टास्क दे देता हूँ आपको, जिसकी हेल्प से आपको थोड़ा सा मोर क्लियर हो जाए, मतलब इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा पता चल जाए, ठीक है ना। तो मैं आप इसमें 2-3 नए, वैसे टास्क ज़्यादा नहीं, मैं सारे ही दे देता हूँ, आप अपने तरीके से देख लेना इसको। लेकिन ये है कि बनाना ज़रूर इनको, क्योंकि बिना बनाए ये ना क्लियर नहीं हो पाते। सो सिलेक्टेड क्या है, ये तो बड़ा बेसिक सा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते साथ में कोई बना के देखना चाहते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट सारे आ गए, टेबल भी है, सब कुछ है।
एक टास्क ये है, जहाँ मैंने TTMR लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट वाला इनपुट टैग लगा लेना। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो रो अपना टेबल का भी है। जैसे ये देखो ज़रा, यहाँ से इंफॉर्मेशन चल रही है दूसरे टैग में जा रही है, तो यहाँ कॉन्स पेन लगा होगा, जी। ठीक है ना। तो ये दूसरा हो गया, जैसे ये तीसरा टैग है। ये क्या है आपके चेक बॉक्स। ये जो टिक्का नजर आ रहा है तो ये चेक बॉक्स ही ना। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा ओपन करके दिखाऊं, मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट चेक लगा नज़र आ जाए इसके ऊपर अपने आप ही कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट है। मान लो मैंने किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ओपन की, जहाँ चेक लगा हुआ इसका मतलब वो अटेंडेंस है, जहाँ चेक नहीं लगा हुआ इसका मतलब वो अटेंड ही नहीं किया उसने, या डिसेबल्ड है या रीड ओनली है। तो यहाँ पे सिंपली अगर जाते हैं, जैसे आप चेक बॉक्स वाले पे जाते हैं, मान लो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ चेक्ड, चेक्ड, इसके ऊपर भी चेक लगा दिया मैंने। फ़ोन और SMS की परमिशन तो कह रहे लो, ये खुद बताना चाहता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके अगर इसे रन करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको रन किया जैसे, तो दोनों पे बाय डिफॉल्ट चेक लगा नजर आएगा। हटाना चाहता हूँ मैं हटा सकता हूँ, बट ये देखो, तो इस टास्क में चेक किया हुआ है। ये बहुत छोटे आ रहे हैं, मेरे इनपुट बहुत बड़े हैं, तो आप कहीं किसी भी इनपुट बॉक्स में जाके इसका साइज़ जो है वो कम कर दो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे साइज़ दिया 10 कर दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, इसको छोटा कर देगा ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए। पॉइंट वेरी क्लियर। तो ये 2-3 टास्क जो हैं ये मैं आपको दे रहा हूँ, इनको कंप्लीट करना पहले आप।